हेलो एंड वेलकम मेरे सभी बेहद प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होगे और पढ़ाई भी पूरी मन लगाकर जोरों शोरों से कर रहे होगे। बेटा, ये बेसिकली बैच की आज आपकी बॉटनी की पहली क्लास है, तो कुछ मैं आपको यहाँ पर आज पॉइंट्स शेयर करूंगी जिन्हें हम थ्रू आउट द बैच यूज करेंगे। बेसिकली ये आपके लिए पहला क्रैश कोर्स है जहां मैं आपको मे बी 3 या 4 मंथ्स में पूरा 11th 12th का सिलेबस करवाऊंगी। तो अब 3 4 महीने में अगर हम किसी 2 साल की चीज को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और कंसाइज पढ़ते हैं, है ना। बहुत इलैबोरेट करके चीजें यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम वही हिट करेंगे डायरेक्टली जहां से नीट में सवाल आता है। क्योंकि इलैबोरेट तो आपने ऑलरेडी अपने अपने रिस्पेक्टिव बैचेस में पढ़ लिया होगा, तो इलैबोरेट करने की तो जरूरत नहीं है। दिस बैच इज होल सोलली डेडिकेटेड ताकि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ें, समझें और उससे जुड़े हुए फिर सवाल प्रैक्टिस करें। इस बैच में हम बेसिकली बिल्कुल टारगेट को हिट करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, यहां पर बहुत जरूरी है कि अब आप हर लेक्चर को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि अब देख लो भाई, जनवरी लगने वाला है, नया साल आ चुका है, ऑलमोस्ट 4 5 महीने में आपका नीट का एग्जाम आ जाएगा और अब आप पे पूरा लोड है कंप्लीट ऑल 4 सब्जेक्ट्स 11th 12th सब कुछ कंप्लीट करने का। यानी कि अब ये फुल प्रेशर कुकर वाला मोड बन चुका है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक प्रॉपर टाइम टेबल मैनेजमेंट किया जाए, समय का सदुपयोग सही तरीके से उपयोग किया जाए, जिसके लिए बेटा एक टेबल बनाना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट को बराबर सा समय दो। ये क्रैश कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो इस क्रैश कोर्स की स्पीड के साथ ही आपको अपनी स्पीड भी बनानी पड़ेगी। हर दिन का लेक्चर डेडिकेटेडली सीरियसली आपको देखना है। उसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो भी आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उनसे जुड़े फिर आपको अपने मॉड्यूल से या आपके पास जो भी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग मैं प्रॉमिस करती हूं आपको 100% यहां से करवा के ही भेजूंगी, पर उसके बाद भी आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि एग्जाम आपको देना है अल्टीमेटली, है ना। तो जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं आपको उठानी पड़ेगी। तो आपकी बेटा जिम्मेदारी बनेगी कि कैसे आप वो सारा कॉन्सेप्ट जो है जो आपको इस क्लास में समझाया गया, एनसीईआरटी से पढ़वाया गया, अब कैसे आप उसको खुद से समय निकाल के घर पे पढ़ते हो। तो पढ़ाई जो है इंपॉर्टेंट टारगेट वो मैं यहाँ पर आपको हिट करवाऊंगी। आपको मेन चीजें जो आपको बिल्कुल फोकस करने वाली हैं उनको यहाँ पर आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी। पर उसके बाद पढ़ने की जिम्मेदारी, समय देने की जिम्मेदारी आपकी है, राइट। अगर आपने ये काम बेटा सीरियसली डेडिकेटेड हो गए अगले 4 महीने किया तो सिर्फ और सिर्फ इस क्रैश कोर्स की मदद से ही आप 100% नीट को क्रैक कर सकते हो। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में आपको इलैबोरेट फॉर्म में नहीं बल्कि कंसाइज बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में वही चीज पढ़ाई जाएगी जहां से पिछले 10 15 साल से पेपर बन रहा है और उम्मीद है कि अगले साल का पेपर भी यहीं से बनेगा। तो बस, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्रैश कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहां से आप हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज लेकर जाओगे जिससे आपका पेपर बनेगा, जिससे आपके सवाल हल होंगे। पर अब ये मत छोड़ना, है ना। अब पिछले साल सब कुछ छोड़ते 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 आ रहे हो अगर होगे तो बस यहां रिक्वेस्ट है, यहां कोई चीज मत छोड़ना। अगर यहां का लेक्चर छोड़ रहे हो तो फिर कहां जाओगे अब, है ना। ये तो बिल्कुल समझ लो स्टेशन, आखिरी स्टेशन है गाड़ी का, ट्रेन का, इसके बाद सीधा लोकेशन पे ही पहुंच जाओगे। तो ये आखिरी स्टेशन पे अगर तुम गाड़ी छोड़ दोगे तो फिर कहाँ गाड़ी पकड़ोगे। तो ये आखिरी स्टेशन है, गाड़ी को पकड़ लो और बिल्कुल पकड़ के बैठो और जब तक मंजिल नहीं आती तब तक चुपचाप बैठे रहो, साथ चलते रहो, साथ देते रहो और बढ़िया से अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, है ना। तो इसी के साथ मैं आयुषी अग्रवाल शुरू करती हूं आज आपका पहला लेक्चर, चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 11th का। तो बेसिकली बेटा ये जो चैप्टर है ये
कोई ऐसा नहीं है कि हम आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, मतलब 11th में ही, ऐसा तो नहीं कि आपने पहली बार सेल शब्द सुना हो, है ना। सेल जो शब्द है, जो सेल चैप्टर है, कहीं ना कहीं हम ये क्लास 6th या 7th ऑनवर्ड्स ही बेटा पढ़ते हुए आ रहे हैं, राइट। छोटे क्लास में ही सेल के बारे में पेरेंट्स कह रहे, टीचर्स हमें समझा देते हैं कि सेल क्या है। सेल शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे छोटी यूनिट है। So cell is the basic structural and functional unit of life. यही कई सारे सेल्स आपस में मिलके कहीं एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम उस छोटी सी इकाई के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल की डेफिनेशन। क्या लिखेंगे? सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या है बेटा? Cell is the basic unit of life, both structural and functional. Both structural and functional unit of life होती है बेटा। बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई होती है, और इस हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन कि भाई एक बॉडी में कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, या तो यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर। ठीक, अब उससे पहले वो चीज लिखवाने से पहले जरा इस लाइन पे दोबारा फोकस करो। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी की वजह से हम अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाते हैं। पर अगर मान लो कोई बॉडी सेल से भी कम की बनी है, मान लो कोई ऐसा शरीर है जिसमें एक सेल भी नहीं है, तो एनीथिंग विच इज लेस देन अ सेल इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैटेगरी में आना है तो एटलीस्ट उसकी बॉडी को एक सेल का तो बना होना चाहिए। पर मान लो अगर कोई बॉडी है जिसके पास एक भी सेल नहीं है, then that is not considered as living। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? any body which is not even made up of one cell, which is not even made up of one cell, is not considered living। इसे बेटा हम लिविंग कैटेगरी में फिर नहीं डालते। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए एटलीस्ट बॉडी के पास एक सेल तो होना मांगता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि बॉडी के पास कितने सेल हैं, ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स बॉडी दो टाइप की हो सकती है। एक बेटा यूनिसेल्यूलर और दूसरी मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर का बेटा मतलब हुआ एनी बॉडी विच इज मेड अप ऑफ वन सेल। यूनि मतलब वन, जैसे तुम्हारे सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, इन शॉर्ट प्रोटिस्टियन ग्रुप और मोनेरिन ग्रुप, इन दोनों ग्रुप के मेंबर्स सिंगल सेल के बने होते हैं। पर सिंगल सेल के होने के बावजूद ये अपनी जिंदगी का वो सारा काम कर सकते हैं जो एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी आप और हम कर सकते हैं। यानी अगर सेल एक भी, अगर की कोई बॉडी एक भी सेल की बनी है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेसिटी रखती है। इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो यूनिसेलुलर को क्या कहेंगे? व्हेन बॉडी इज मेड अप ऑफ वन सेल। और मल्टीसेलुलर को क्या क्या क्या, क्या कहेंगे? जब बॉडी बनी होती है एक से अधिक सेल की, जैसे आपकी और हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। ठीक है भाई,
तो ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल्स दो टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अगर बॉडी एक सेल की बनी है तो सिंगल सेल्ड। इसमें एग्जाम्पल आपके क्या क्या आएंगे, इसमें बेटा एग्जाम्पल है आपके बैक्टीरिया एंड मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टियंस। अब इनको हटा दो तो सभी के सब फंजाई, प्लांट, एनिमल, एल्गी, हम सब जो है वो मल्टी सेल्ड की कैटेगरी में ही आते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सेल क्या होता है। तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एनी ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ लेस देन वन सेल, यानी कि कोई अगर शरीर में एक भी सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल नहीं है, उसे हम लिविंग नहीं मानेंगे। अब हो सकता है शरीर एक सेल का बना हो या एक से अधिक सेल का बना हो, तो एक सेल वाले को सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, और अगर मान लो यही शरीर एक से अधिक सेल का बना है यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उन बॉडीज को कहेंगे जिसमें आप और हम आते हैं। राइट, यस और नो। अब हम सेल के ऊपर बेटा पूरी स्टडी करने वाले हैं, सेल के स्ट्रक्चर को, शेप को, फंक्शन को, हर चीज को समझेंगे। तो स्टडी ऑफ सेल को कहते हैं साइटोलॉजी। तो अगला पॉइंट यहां क्या लिखेंगे हम, स्टडी ऑफ सेल। तो बेसिकली बेटा स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। करेक्ट, आई बात समझ में सबको, ठीक। द फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहला सेल किसने खोजा था, सो फर्स्ट सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय बेटा साइंटिस्ट एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। ये इन्होंने एक्चुअली फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, पर अगर आपसे सिंपल सवाल आता है कि सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया, तो इसमें आप जवाब दोगे रॉबर्ट ब्राउन का, रॉबर्ट हुक। राइट, तो किसने सबसे पहला बेटा सेल डिस्कवर किया, सबसे पहला सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने। अभी किस पर काम कर रहे थे और कैसे इन्होंने ये डिस्कवरी करी, देखो। तो रॉबर्ट हुक बेटा काम कर रहे थे कॉर्क पे, वाइल वर्किंग ऑन कॉर्क। कॉर्क समझते हो, जो शैंपेन की बोतल होती है उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है वो कॉर्क है। तो उन्होंने उस कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस काटा रॉबर्ट हुक ने, और उस पतले से स्लाइस को फिर माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखा। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कॉर्क का जब थिन स्लाइस लेके इन्होंने बेटा माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखा, तो इनको कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, थिन कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, हनी कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, मधुमक्खी के छत्ते की तरह इन्हें कुछ ऑब्जर्व हुआ। और इन्होंने इस हनी कोम्ब के छत्ते को क्या बोला, इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला, सेला। और सेला से ही वर्ड आया सेल। तो सबसे पहला सेल अगर सवाल आता है किसने डिस्कवर किया, तो क्या जवाब दोगे, रॉबर्ट हुक ने किया। किस पर काम करके, कॉर्क पे काम करके। क्या किया, कॉर्क का एक पतला सा सेक्शन काटा, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर देखा, और उनको उसके नीचे क्या दिखाई दिया, हनी कोम्ब लाइक कंपार्टमेंट। क्या दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और इन कंपार्टमेंट्स को फिर इन्होंने नाम दिया सेला, जिसका मतलब होता है सेल। ठीक है, पर बेटा ये डेड सेल्स थे। कॉर्क एक प्लांट का प्रोडक्ट है, डेड पोर्शन है प्लांट का। तो अगर आपसे सवाल आता है कि सबसे पहला लिविंग सेल किसने खोजा, तो हाउ एवर फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, जो मैं पहले लिख रही थी वो यहां लिखोगे, ठीक है, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने किया था। तो सवाल आता है सबसे पहला सेल किसने खोजा, हुक ने। सबसे पहला लिविंग सेल किसने खोजा, ल्यूवेनहुक ने।
ठीक, तो रॉबर्ट हुक, ल्यूविन हुक, तो हुक हुक दोनों में आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, राइट। अब बेटा हर एक सेल के पास अपना खुद का एक ब्रेन होता है। अब हर एक सेल वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर सकता है जो हमारी पूरी बॉडी करती है, करेक्ट। तो एक सेल के अंदर चल रही सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है? तो हर एक सेल का इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली अपना ही एक ब्रेन होता है जिसके अंदर चल रही सारी एक्टिविटीज को अंडर कंट्रोल रखता है, उसे कहते हैं बेटा न्यूक्लियस। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? सेल्यूलर एक्टिविटी। सेल्यूलर एक्टिविटी किसके कंट्रोल में है? इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को क्या कहेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल। और इसको किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर किया था बेटा साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने डिस्कवर किया था इसको? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। इतनी क्या बात सबको समझ में आ गई? अगर हाँ तो अब हम बेटा आगे चलते हैं। अब देखो बेसिकली सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि एक शरीर कितने सेल का बना है उसके हिसाब से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सिंगल, मल्टी सेल्ड। कोई शरीर जो एक भी सेल का नहीं बना है तो उसको हम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं देंगे, यानी कि उसे हम लिविंग कैटेगरी में नहीं डालेंगे, राइट। अब बेटा इसके अलावा और भी सेल से रिलेटेड हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं जिसके लिए हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो अगला टॉपिक अब इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के बाद होएगा बेटा सेल थ्योरी। बाद में अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, पर पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर एनसीईआरटी से भी रीडिंग करके बात को डन करेंगे। तो सेल के बारे में आपने कुछ कुछ चीजें जानी, पर और डिटेल में जानते हैं सेल थ्योरी हेडिंग के अंदर। दो बेटा साइंटिस्ट थे, मैथियस श्लीडन जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, थियोडर श्वान जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ये दोनों बंदे अलग अलग देश में रह के अलग अलग समय पे, अब मैथियस श्लीडन क्या थे? बॉटनिस्ट थे, तो वो प्लांट सेल पे नेचुरली काम कर रहे थे। थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट थे, तो ये एनिमल सेल पे काम कर रहे थे। इन शॉर्ट ये दोनों ही बंदे अलग अलग देश में रह के अलग अलग समय पे एक प्लांट सेल पे काम कर रहा था और एक एनिमल सेल पे यानी प्लांट बॉडीज पे काम कर रहे थे और एक एनिमल बॉडी पे काम कर रहे थे। और दोनों ने एक बात कॉमन पाई, क्या? कि चाहे प्लांट की बॉडी हो या एनिमल की बॉडी हो, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के ही बने हैं या सेल के प्रोडक्ट के बने हैं। सेल के प्रोडक्ट जैसे टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सेल थ्योरी किसने प्रपोज की? तो दो बंदों ने बेटा यहां पर प्रपोज की। एक का नाम क्या था? मैथियस श्लीडन, जो कि क्या थे? ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। और दूसरे कौन थे? थियोडर श्वान, ये क्या थे? ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, है ना। अब देखो इन दोनों बंदों ने बेटा क्या किया? Matthias Schleiden was working on plant cells and tissues, जबकि श्वान एनिमल सेल पे, एनिमल बॉडी पे काम कर रहे थे। और दोनों ने क्या पाया? बोथ दीज साइंटिस्ट फाउंड, इन दोनों के हिसाब से बेटा अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, फिर चाहे प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं, इन सभी में सेल ही बेसिक यूनिट है और सेल आपस में मिलके फिर टिश्यूज वगैरह बनाते हैं जो पूरी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो इन दोनों ने क्या बोला? कॉमन बात क्या बोली? दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फिर चाहे प्लांट हो फिर चाहे एनिमल हो। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं
वो एक्सक्लूसिवली किसके बने हुए होते हैं? तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और देयर प्रोडक्ट, है ना? प्रोडक्ट में जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, ये सब आ जाएंगे। फिर इन्होंने बोला जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है, चाहे प्लांट में चाहे एनिमल में, जो भी हम कर पा रहे हैं, अगर अभी मैं बोल रही हूं, चल रही हूं, हंस रही हूं, गा रही हूं, बात कर रही हूं, मतलब इन शॉर्ट जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर इंटरैक्शन। क्योंकि अलग अलग सेल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और तभी हमारे अंदर की एक्टिविटीज हो रही है। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर द रिजल्ट ऑफ सेल्यूलर इंटरैक्शन। किसका है रिजल्ट? सेल्यूलर इंटरैक्शन का बेटा रिजल्ट है। So all the metabolic activities are the result of cellular interaction. तो इन दोनों ने अलग अलग देश में रह के, अलग अलग समय पे रह के, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे काम करके कॉमन बात बोली। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि सेल ही भाई बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के सेल का बना है या सेल के प्रोडक्ट का बना है, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। अब हमारा शरीर जो भी काम कर रहा है वो इन सेल्स के इंटरैक्शन की वजह से ही कर रहा है। ठीक, इसके अलावा बेटा श्वान ने एक बात और बोली। इन्होंने कहा कि जैसे प्लांट सेल में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल है, पर एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल ना होके सेल मेम्ब्रेन है। तो एक बात और क्या लिखोगे? थियोडर श्वान ऑल्सो स्टेटेड। ये सब तो बात बोली इन्होंने श्लीडन के जैसे, पर इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी जो प्लांट और एनिमल सेल को एक दूसरे से सेपरेट करता है। देखो क्या, थियोडर श्वान ऑल्सो मेंशन्ड, क्या इन्होंने मेंशन किया कि प्लांट सेल के केस में, इन केस ऑफ प्लांट द आउटर मोस्ट लेयर, प्लांट सेल की जो सबसे बाहर वाली सतह है वो क्या है? सेल वॉल है, और इसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। पर अगर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल इनके हिसाब से सेल वॉल नहीं रखते, तभी हमारे केस में यानी एनिमल सेल के केस में द आउटर मोस्ट लेयर क्या बन जाएगी? बन जाएगी सेल मेम्ब्रेन, जिसे आप बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो अब हम इंट्रोडक्शन सेल का और सेल थ्योरी यहां तक अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीड करते हैं और रिवाइज करते हैं। आओ भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या इन्होंने, सेल चैप्टर की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, आप जानते हो बात, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्टियंस, तो इन्हें कहते हैं सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पर जैसे अगर हम अपनी बात करें, while others like us we are made up of many cells, और हम क्या कहलाते हैं फिर? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। बताओ ये सबको समझ में आ गया? आगे चले, व्हाट इज अ सेल? अब सेल है क्या? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ independent existence and performing all the essential functions of life. अब बैक्टीरिया वो सभी काम कर सकता है जो आप कर सकते हो, पर वो एक सेल का बना है और आप मेनी सेल्स के बने हो। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि शरीर को काम करने के लिए एक भी सेल काफी है। तो एनी बॉडी विच इज मेड अप ऑफ वन सेल इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डूइंग ऑल द वर्क। तभी तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट?
पर कभी अगर मान लो कोई बॉडी ऐसी है जो एक सेल की भी नहीं बनी, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल नहीं है, उसे हम लिविंग नहीं मानेंगे। लिखवा दिया आपको, ये वाली बात समझ में आ गई। हेंस सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बताओ, ये पैराग्राफ आ गया समझ में? आगे, एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहला लिविंग सेल देखा था, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस खोजा और बताया कि न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, यानी वही ब्रेन ऑफ द सेल है। करेक्ट। The invention of microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural details of the cell. फिर समय के साथ नई टेक्निक आई, अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए और हम सेल के अंदर तक चले गए और अब हम सारी की सारी कहानी सेल की जानते हैं, जो अब हम पढ़ेंगे। राइट, आओ भाई चलो, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी बेटा सन 1838 में मैथ्यू श्लीडेन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, आपको मैंने बताया, एग्जामिन्ड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, कई सारे प्लांट सेल्स और टिश्यूज पर इन्होंने काम किया, एक बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सभी प्लांट किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। इसके अलावा बेटा थियोडर श्वान ने, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसी प्रकार एनिमल सेल पे चर्चा करी, एनिमल सेल पे काम किया और इन्होंने क्या रिपोर्ट किया? इन्होंने रिपोर्ट किया कि सेल्स, एनिमल सेल के पास जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल्स के पास आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। यानी सेल वॉल की प्रेजेंस प्लांट सेल के लिए यूनिक है, एनिमल सेल में नहीं होती। ठीक, बाकी इन्होंने वही बात बोली, थियोडर श्वान ने भी श्लीडेन की तरह, कि भाई एनिमल्स भी सेल के बने हैं और उनके प्रोडक्ट के बने हैं। बस इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बोला, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक, आगे चलो भाई। श्लीडेन एंड श्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो आपसे सवाल आएगा कि सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की? तो आपको बता दिया मैंने, थियोडर श्वान और मैथ्यू श्लीडेन ने मिलके बनाई। अब आगे इस बात को जरा समझते हैं, पर इससे पहले सेल थ्योरी क्या आज आप समझते हो? तो सेल थ्योरी क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल, जैसे टिश्यूज, ऑर्गन्स, जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वो सेल्यूलर इंटरैक्शन की वजह से ही हो रही है। अब थियोडर श्वान और मैथ्यू श्लीडेन ने काफी हद तक कई सारी बातें क्लियर कर दी थी, पर ये दोनों बेटा एक बात नहीं समझा पाए कि आखिर सेल का ओरिजिन पॉइंट क्या है, कहां से ये सेल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये सेल थ्योरी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक ये सेल थ्योरी ये नहीं समझा पाई कि आखिरकार फ्रॉम वेयर द सेल्स आर अराइजिंग। देयरफॉर एक नया बंदा आया रुडोल्फ वर्चाउ नाम से। रुडोल्फ वर्चाउ ने बेटा इस सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, बदला थोड़ा सा, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। क्या इन्होंने स्टेटमेंट दी? इन्होंने स्टेटमेंट दी बेटा, ओमिनेस सेल्यूला ई सेल्यूले। इस स्टेटमेंट का मतलब है दैट ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम pre-existing cell. All cells arises from pre-existing cells. तो अब इन्होंने बहुत क्लियर एक बात बता दी, क्योंकि अभी तक बहुत अच्छा काम किया था श्लीडेन श्वान ने, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, पर इनकी सेल थ्योरी फिलहाल इनकम्प्लीट थी, आधी अधूरी थी।
क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी थ्योरी में ये नहीं बताया कि आखिरकार व्हाट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से नए साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चाओ और उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया एक स्टेटमेंट के द्वारा। स्टेटमेंट क्या थी? ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूले। ये एक स्वीडिश लैंग्वेज की स्टेटमेंट है जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हर सेल, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी हर सेल का अपना एक लीनिएज होता है। इनका क्या कहने का मतलब था कि मान लो ये मेरा एक सेल है, तो ये डिवाइड करेगा और फिर ये नए सेल बनाएगा। अब ये सेल फिर से डिवाइड करेगा, फिर से नए सेल बनाएगा, ये सेल डिवाइड करेगा, नए सेल बनाएगा। तो ये जो भी नए सेल आ रहे हैं ये अपने एक प्री एग्जिस्टिंग सेल की वजह से आ रहे हैं। इसका ये पेरेंट है, इसका ये पेरेंट है, ऐसे इसका कोई और पेरेंट रहा होगा, ये वाला फर्दर डिवाइड करेगा और अपनी नई डॉटर सेल्स बनाएगा। तो इन शॉर्ट रुडोल्फ वर्चाओ के हिसाब से सेल्स क्या दिखाते हैं? लीनिएज। लीनिएज मतलब फैमिली दिखाते हैं, ये इसका पापा, ये इसका पापा, ये इसका पापा, लीनिएज है। आई बात समझ में? यस और नो? चलो तो अब जरा इसको हम रीड करते हैं और कंप्लीट करते हैं। श्लीडन एंड शॉन ने बेटा सेल थ्योरी बनाई तो, पर ये फिलहाल इनकम्प्लीट थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि आखिर नए सेल्स आते कैसे हैं। Therefore 1855 में, ये तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि टेक्स्ट बुक ने मेंशन किए, एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं 1838, 1839, 1855, तो ईयर याद रखना। रुडोल्फ वर्चाओ ने समझाया कि कहां से सेल्स आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट देके ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूले, जिसका मतलब होता है सेल्स आते हैं अपने ही पेरेंट सेल से, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो कहते हैं कि इन्होंने मॉडिफाई किया हाइपोथेसिस को जो स्लीडन शॉन ने दी और प्रॉपर सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। और अब इसके ये दो पॉइंट हो गए, ये पहला और इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर आपसे सवाल आता है हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी, तो जवाब होगा श्लीडन एंड श्वान फॉर्म्युलेटेड सेल थ्योरी। सवाल आता है हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी, तो जवाब है रुडोल्फ वर्चाओ। अगर सवाल आता है हु गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, तो फिर जवाब होगा रुडोल्फ वर्चाओ। कैसे इन्होंने फाइनल शेप दिया? बाय स्टेटिंग ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूले। बस खत्म, सीधे सीधे सवाल आएंगे। आई जस्ट होप सेल क्या है और सेल थ्योरी सभी बच्चों को यहां तक क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सेल पे। तो अब हमारा अगला टॉपिक होगा बेटा टाइप्स ऑफ सेल, राइट? टाइप्स ऑफ सेल बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियस। अब सेल का एक ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, पर वो न्यूक्लियस किस प्रकार का है, कैसे अरेंज्ड है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियस सेल दो प्रकार के हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सेल, on the basis of the nature of nucleus, sorry, सेल दो प्रकार के हो सकते हैं बेटा। एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक। प्रो का बेटा मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, प्री प्रो प्रिमिटिव। कैरियो वर्ड का बेटा मतलब होता है न्यूक्लियस। वैसे ही यू का मतलब होता है नया, न्यू, एडवांस। कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक, तो अब आप नाम से ही समझ सकते हो कि दो टाइप के सेल कौन से हैं। एक पुरातन प्रकार का सेल है जिसके पास पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, और एक नए टाइप का सेल है जिसके पास एडवांस यानी अच्छा न्यूक्लियस है। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल्स को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो क्या पहला पॉइंट लिखोगे? सेल्स विद
प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, नॉट वेल डिफाइंड। तो सेल्स विद प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब ऐसे केस में बेटा प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियस वर्ड नहीं कहते, वहां पे एक नया शब्द इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियोइड। तो सेल्स विद प्रिमिटिव या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ना कह के बेटा हम क्या रेफर करते हैं इनको, न्यूक्लियोइड। क्या रेफर करते हैं, न्यूक्लियोइड। या एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, जीनोफोर। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, जीनोफोर। जबकि ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस एडवांस है, वेल डिफाइंड है, जिन्हें एक्चुअली हम न्यूक्लियस कहेंगे, ऐसे सेल हमारे यूकैरियोटिक होते हैं। तो सेल्स विद वेल डिफाइंड कंप्लीट न्यूक्लियस आर known as यूकैरियोटिक सेल। ठीक, ये हमने बेसिक बात करी। अब थोड़ा इस पे हम और चर्चा करते हैं, प्रो के बारे में, यू के बारे में, राइट। और किस हेडिंग के नीचे बात करेंगे, ओवरव्यू ऑफ सेल की हेडिंग के अंडर बात करेंगे। तो अब हमारी इसी में ही नेक्स्ट हेडिंग है बेटा, ओवरव्यू ऑफ अ सेल, मतलब जनरल स्टडी ऑफ अ सेल करेंगे। क्या करेंगे अब हम, जनरल स्टडी करेंगे। किसकी बेटा, सेल की स्टडी करेंगे, करेक्ट। चलो आओ भाई बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, सब बच्चे आराम से समझ जाएंगे। तो मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगी प्रो और यूकैरियोटिक सेल को, और उसी में हम सारी बात डिटेल में समझते जाएंगे। तो इसके लिए हम एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। पहले पूरा अपने से पढ़ लेते हैं, फिर अपनी टेक्स्ट बुक से भी रीडिंग कर लेंगे। तो एक तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, एक तरफ यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टियंस, फंजाई, प्लांट एनिमल, हम सब यूकैरियोटिक हैं। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, प्रोटिस्टियंस, फंजाई, plants and animals. We all fall in the category of eukaryotic cell except bacteria. Right? अभी मैंने आपको एक चीज लिखवाई बेटा कि प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है वो नॉट वेल डिफाइंड है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं। क्यों भाई, क्या अंतर होता है? तो अब देखो क्या होगा, मान लो मैंने ये बैक्टीरिया यानी मैंने ये प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है। अच्छा, पहली एक चीज याद रखना, ये मैंने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया, ये मान लो मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाया, ठीक है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की भी कुछ लेयर्स हैं, आउटर मोस्ट लेयर बनाएंगे, वैसे ही यूकैरियोटिक सेल की भी कुछ लेयर होंगी। लेयर के अगर अंदर आते हैं तो दोनों में ही फ्लूइड पाया जाता है। तो जो लेयर है सेल की, जो लेयर है वो भी हम डिस्कस करेंगे, पर दोनों ही लेयर के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिस फ्लूइड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं इन फ्लूइड को, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन करोगे, साइटोप्लाज्म, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है, साइटोप्लाज्म ये फ्लूइड है जो कहां प्रेजेंट है, द फ्लूइड एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। फिर चाहे वो प्रोकैरियोट हो, फिर चाहे यूकैरियोट हो, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन। ये बेटा मेन अरीना है, अरीना मतलब काम करने की जगह। ये साइटोप्लाज्म मेन अरीना है जहां पर सेल की सभी एक्टिविटी होती है।
तो अगला पॉइंट इसके लिए क्या लिखोगे साइटोप्लाज्म के लिए? ये मेन अरीना है फॉर ऑल द सेल्यूलर एक्टिविटी। अरीना मतलब जैसे नहीं जहां वो बॉक्सर लोग फाइट करते हैं तो वो एक रिंग के अंदर फाइट करते हैं ना, तो रिंग के अंदर की स्पेस को अरीना बोलते हैं। तो अरीना का मतलब काम करने की जगह। तो हर सेल के अंदर एक फ्लूइड है जिस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, और यही मेन जगह है जहां सेल की सभी एक्टिविटी हो रही होती है। और ये पॉइंट बेटा दोनों में कॉमन है, तो यहां पर भी लिख दिया, यहां देखो ऐसे करके सेम लिख दिया। ठीक, पर अब इस साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो दोनों में अलग अलग है। अब देखो क्या अलग अलग कंटेंट है। तो अगला पॉइंट यहां क्या लिखोगे बेटा? अगर हम प्रोकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म यानी फ्लूइड की बात करें तो इस फ्लूइड में जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल क्रोमोसोम डिफ्यूज्ड होता है। बैक्टीरिया का जो फ्लूइड है इसके अंदर इस फ्लूइड से मिला हुआ होता है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, जो कि इनका क्या कहलाता है? जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। डिफ्यूज्ड कहने का क्या मतलब है कि साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अराउंड कोई एक मेम्ब्रेन, कोई ऐसी एक डिस्टिंक्ट लेयर नहीं बनी है जो जेनेटिक मटेरियल को फ्लूइड से अलग करे, बल्कि ये कैसा है? बिना मेम्ब्रेन वाला है, मेम्ब्रेनलेस है। और ये जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज्ड है, यानी उसी के साथ मिला हुआ है। और इस क्रोमोसोम, इस जेनेटिक मटेरियल के पास हिस्टोन नाम के प्रोटीन नहीं पाए जाते। करेक्ट? तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास ना तो मेम्ब्रेन नहीं है, जिसकी वजह से जो उसका अंदर का कंटेंट है यानी जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिला हुआ है, डिफ्यूज्ड है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं है, तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस ना कह के न्यूक्लियोइड कहते हैं या नॉट वेल डिफाइंड कहते हैं। करेक्ट? तो क्या लिखोगे? इन द साइटोप्लाज्म, बैक्टीरिया के केस में, प्रोकैरियोट के केस में, जेनेटिक मटेरियल जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? सिंगल, एक ही डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम से। ठीक है? तो जेनेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली diffused in their cytoplasm, separated, that is not separated by any membrane. कोई भी मेम्ब्रेन इनको बेटा नॉट सेपरेटेड बाय एनी मेम्ब्रेन, तभी तो डिफ्यूज्ड है। प्लस ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये हिस्टोन प्रोटीन्स भी कैरी नहीं करता, इसीलिए इसे नेकेड भी कहते हैं। तो एक तो इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, दूसरा ये नेकेड है। नेकेड क्यों? क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। तो सच जेनेटिक मटेरियल जिसके पास ना तो हिस्टोन है और ना ही मेम्ब्रेन है, इसे अब हम न्यूक्लियस नहीं कह सकते बेटा, बल्कि इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और ये एक प्रिमिटिव नेचर है, ये एक पुराना नेचर है, नॉट एडवांस नेचर। बताओ समझ में आया? एक बार स्क्रीन पे दोबारा देख लो। तो फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड दोनों में सेम है, पर फ्लूइड का जो कंटेंट है वो दोनों में अलग अलग है। पहले में जेनेटिक मटेरियल है सिंगल डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम के फॉर्म में, पर वो कैसा है? मेम्ब्रेनलेस है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो डायरेक्टली डिफ्यूज्ड है साइटोप्लाज्म में, प्लस नेकेड है। क्यों नेकेड है? क्योंकि अपने खुद के हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। अब ऐसे जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते, तो क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड यानी कि जीनोफोर कहते हैं। पर
यही अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होके एक हमारे पास मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, जो कि एक से अधिक है। वहां तो सिंगल था डबल स्ट्रैंडेड, यहां सिंगल नहीं कई सारे हैं। प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स भी है, तो नेकेड भी नहीं है, राइट? तो अब यहां क्या लिखोगे? यहां कैसा जेनेटिक मटेरियल है? यूकैरियोट के केस में बेटा जेनेटिक मटेरियल इज सेपरेटेड। किससे? फ्लूइड से, यानी कि साइटोप्लाज्म से। किसकी मदद से? एक मेम्ब्रेन की मदद से। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लस क्या है इनके पास? हिस्टोन प्रोटीन्स है, तो ये नेकेड भी नहीं है। तो एक तो इनके पास मेम्ब्रेन है, करेक्ट, जिसके अंदर खूब सारा जेनेटिक मटेरियल भरा है। यहां तो एक सिंगल ही जेनेटिक मटेरियल, यहां खूब सारा है। प्लस हिस्टोन्स फाउंड, तो इसे नेकेड भी नहीं कहेंगे उसकी तरह। ये तो नेकेड, यहां तो नेकेड था। देयरफॉर ये एक वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। देयरफॉर इट इज वेल डिफाइंड। और अब यहां हम टर्म यूज करेंगे न्यूक्लियस। बताओ, आई बात समझ में? ठीक। इसके अलावा बेटा याद रखना, प्रोकैरियोट के केस में ना सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के अराउंड मेम्ब्रेन, बल्कि मेम्ब्रेन ही नहीं है। इनके पास कोई भी साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। दे लैक मेम्ब्रेन्स। जबकि अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो न्यूक्लियस के अलावा इनके पास कई सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी देखने को मिलते हैं, राइट? ये सेल ऑर्गेनल यहां नहीं होते। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? इन केस ऑफ बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म फ्री है। किससे? कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल से। फ्री फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर कुछ भी नहीं है, फ्री है इन सब चीजों से। फ्री फ्रॉम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। पर अगर यूकैरियोट की बात करें तो साइटोप्लाज्म में कितना कंपार्टमेंट आपको दिखा? एक ईआर कंपार्टमेंट है, यानी ऑर्गेनल देखा, एक माइटोकॉन्ड्रिया देखा, गोल्जी, कितने सारे, अभी सारे हम स्टडी करेंगे एक एक करके। तो यहां क्या लिखोगे? साइटोप्लाज्म इज कंपार्टमेंटलाइज्ड, यानी डिवाइडेड है चेंबर्स में, ऑर्गेनल्स में डिवाइडेड है, इज कंपार्टमेंटलाइज्ड। दैट इज यहां बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है वो पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट को बेटा मेम्ब्रेन से प्रॉब्लम है, इन्हें मेम्ब्रेन नहीं पसंद है, पर ऑर्गेनल से प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर बैक्टीरिया के केस में आप नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो देख ही सकते हो, ठीक है? क्या बोला? बैक्टीरिया को यानी प्रोकैरियोट को साइटोप्लाज्म के कंपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, नहीं मेम्ब्रेन से प्रॉब्लम है, ऑर्गेनल से तो प्रॉब्लम नहीं है ना। तो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में बेटा भले ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं है, पर बिना मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल तो पाए जा सकते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स। ठीक है? तो क्या लिखोगे अगला पॉइंट? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, बिना मेम्ब्रेन के सेल ऑर्गेनल्स जैसे राइबोसोम्स यहां पर पाए जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? ये तो यहां पर भी पाए जाते हैं भाई,
ये राइबोसोम्स तो यहां पर भी पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोट तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल भी है, बिना मेम्ब्रेन वाले भी हैं। तो मैम ये कैसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनेगा? बिल्कुल बनेगा, नेचर ऑफ राइबोसोम दोनों के अलग अलग है। अगर बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म का राइबोसोम 70S टाइप का है, तो यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म वाला राइबोसोम 80S टाइप का है। अब ये 70-80 क्या है, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां क्या है, जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है वो 70S नेचर का है, जबकि यहां पर जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाया जाता है वो बेटा 80S टाइप का होता है। अभी क्या है ये हम बाद में चर्चा करेंगे, करेक्ट। अभी आपको बस इतना ही यहां पर याद रखना है, क्योंकि अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं, डिटेल्ड में अभी मैं घुस के बात नहीं कर रही। जब डिटेल्ड में घुस के बात करेंगे तो वहां पर भी इससे जुड़ी सारी चर्चाएं करेंगे। बताओ क्या सबको इतना समझ में आ गया? ठीक, चलो अब जरा थोड़ा सा अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और फिर आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। पैरेलली दोनों काम करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे। ओवरव्यू ऑफ अ सेल। You have earlier observed cells in an onion peel. Onion peel मतलब हम यहाँ पर प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, या ह्यूमन चीक यानी यहाँ पर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। तो दोनों में क्या एक बहुत बड़ा अंतर होएगा। अनियन सेल में सेल वॉल मिलेगी, जबकि ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। ये सवाल आ सकता है, याद रखना। किसने ये बात बताई? थियोडर श्वान ने बताई। ठीक, वेरी गुड। Now let us recollect their structure. The onion peel, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary. और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होगी। जबकि अगर हम ह्यूमन चीक की बात करें, जो कि क्या है, एक एनिमल सेल है, इसकी सबसे बाहर वाली लेयर क्या कहलाते हैं? सिर्फ और सिर्फ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन ही इनकी सबसे बाहर की लेयर है, यहां पर सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। अब हर सेल के अंदर, फिर चाहे वो अनियन सेल हो चाहे ह्यूमन सेल हो, दोनों ही यूकैरियोटिक सेल है, तो दोनों ही सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होएगा। इनसाइड बोथ द सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स है, जो कि क्या कैरी करते हैं? डीएनए कैरी करते हैं। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, इन्हें बेटा यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखो मैंने आपको यही लिखवा दिया सबसे पहला पॉइंट। तो यूकैरियोटिक सेल क्या है? ऐसा सेल जिसके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टियन। ठीक, पर ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन ना हो, लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस, इसे बेटा प्रोकैरियोटिक कहते हैं। आई बात समझ में? दोनों ही प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कॉमन पॉइंट क्या था कि इनकी लेयर के अंदर एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक मटेरियल प्रेजेंट है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म मेन अरीना है सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए, करेक्ट। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड इट टू कीप द सेल लिविंग। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सेल लिविंग माना जाता है, वो सभी की सभी एक्टिविटी उसी फ्लूइड यानी साइटोप्लाज्म में होती है। बिसाइड न्यूक्लियस, इसके अलावा देखो प्रो और यू में क्या क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बेटा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसो, इन सब की बात हम बाद में करेंगे। जबकि प्रोकैरियोट के केस में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। आया ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस? आगे पर मेम्ब्रेन से प्रॉब्लम है
ऑर्गेनल से प्रॉब्लम थोड़ी ना है प्रोकैरियोट को। तो जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जैसे राइबोसोम, ये तो दोनों में ही पाया जाएगा, प्रो में भी और यूकैरियोट में भी। विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बट ये भी मैंने आपको पॉइंट नहीं बताया है, कि जब मैं आपको एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी बस इतना याद रखना, राइबोसोम दोनों में ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, बस उनका नेचर फर्क है, एक जगह 70 एक जगह 80। ये भी क्या है आगे पढ़ेंगे, करेक्ट। अब इसके आगे, इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा है कि एनिमल सेल के पास अपार्ट फ्रॉम राइबोसोम एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं या सेंट्रोसोम कहते हैं। इसकी चर्चा भी मैं आपको आगे करके बताऊंगी। बताओ क्या ये सारे पॉइंट्स जहां तक मैंने पढ़ के सुनाए हैं, क्या अभी तक आपको जितना पढ़ाया गया, इज एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर, बैंग ऑन, यस और नो? तो अपन ने सारा डिटेल में पढ़ लिया, नोट्स बनवा लिए, टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं और मैं आपको और पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रो और यूकैरियोट के बीच के समझाती हूं। देखो भाई, प्रोकैरियोट में बेटा आपने देखा बेचारों के पास जेनेटिक मटेरियल के नाम पे धब्बा है, एक ही क्रोमोसोम है यार। यहाँ कितने सारे क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, राइट? ज्यादा क्रोमोसोम ज्यादा डीएनए, काम अच्छे से होगा, अच्छे से बांट के काम होएगा। पर यहाँ इनके पास एक ही क्रोमोसोम है, कितना सा डीएनए होगा? यानी कहीं ना कहीं हो सकता है बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ जाए, पड़ सकती है। इन्हें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास तो पहले से एक्स्ट्रा है, पहले से भरा पड़ा है, और क्या बनाएंगे? इनके पास, बेचारों के पास सिंगल है, तो इनके पास तो कमी है, इनको तो जरूरत पड़ सकती है। इसी वजह से बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट में, अपार्ट फ्रॉम द मेन जेनेटिक मटेरियल, इस न्यूक्लियोइड के अलावा भी इनके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वही सेम डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए के फॉर्म में। और इस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को अब हम कहते हैं प्लाज्मिड। यहां प्लाज्मिड नो नहीं है। क्यों भाई? जरूरत ही नहीं है ना, क्या करेंगे? पहले से इतना भर भर के इसी को इस्तेमाल कर ले, वही बहुत है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? प्रोकैरियोट में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज रिपोर्टेड, जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। यहां पर बेटा प्लाज्मिड पाए जाते हैं, यहां जरूरत ही नहीं है, तो प्लाज्मिड आर एब्सेंट। अब प्लाज्मिड करते क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स है, डीएनए है, तो कोई ना कोई फीचर को कंट्रोल कर रहे होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे होंगे, बस यही काम है इनका। तो प्लाज्मिड्स प्रोवाइड, एक इंग्लिश में लाइन लिखी है आपकी एनसीईआरटी में, उस लाइन को याद रख लेना। प्लाज्मिड प्रोवाइड एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा ही लिखेंगे, बेनिफिट टू द सेल, फिनोटिपिक मॉर्फोलॉजिकल एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। तो प्लाज्मिड्स का क्या रोल है? प्रोवाइड एक्स्ट्रा, अपार्ट फ्रॉम मेन, एक्स्ट्रा फिनोटिपिक बेनिफिट टू द बैक्टीरिया। यहां उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इतना समझ में आ गया प्रो और यूकैरियोट के बीच में मोटे मोटे डिफरेंसेस। अब एक एक सेल को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बिल्कुल घुस के अंदर तक जाके चर्चा करेंगे, राइट? फिलहाल अभी हम ओवरव्यू को ही कंटिन्यू करते हैं। अभी आपने बेटा टाइप्स ऑफ सेल देख लिए, दो प्रकार के सेल देख लिए, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। किसके बेसिस पे? जेनेटिक मटेरियल के नेचर पे बेसिस पे, राइट? इसके अलावा बेटा अगर हम ओवरव्यू पे बात करें तो सेल्स भिन्न भिन्न प्रकार के शेप के, साइज के और फंक्शन के अवेलेबल हैं। तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज एंड फंक्शन। अगर बेटा शेप की बात करें तो सेल्स के अलग अलग शेप मौजूद है। कोई मान लो
इलोंगेटेड लंबा सा सेल हो सकता है, तो कोई डब्बे की तरह यानी कॉलमनर हो सकता है, तो कोई आप जानते हो, आप जूलॉजी में पढ़ते हो, कोई क्यूबॉइडल शेप का हो सकता है, तो क्या कहते हैं कोई राउंड शेप का हो सकता है जैसे आपकी आरबीसी, तो कोई क्या कहते हैं आपके स्पिंडल शेप का हो सकता है जैसे आपके ट्रैकीड के सेल एक्सेट्रा। आप जो शेप सोचोगे उसी के हिसाब का एक सेल मौजूद होगा। और साइज भी बहुत फर्क फर्क है। सेल कैन बी एज स्मॉल एज माइकोप्लाज्मा एंड एज लॉन्ग एज नर्व सेल। ठीक, तो सीधा मैं पढ़ रही हूं, वहीं से आप इसको सुनना। आओ भाई, सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है जिसका साइज मात्र 0.01 माइक्रोन्स का है, जबकि अगर हम अपनी ह्यूमन की नर्व सेल की बात करें तो हमारी नर्व सेल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है। अगर अपनी आरबीसी के सेल की बात करें तो 7 माइक्रोन का डायमीटर है। कहाँ 0.01, कहाँ 7, तो काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल गया ना। तो सेल बहुत वेरी करता है शेप में, साइज में, उनके फंक्शन में वगैरह वगैरह। तो माइकोप्लाज्मा वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल इज जस्ट 0.2, कितना लिखा है यहाँ पे, ये डेटा लिखा है और एक जगह कोई और डेटा भी लिखा है। तो याद रखना बेटा, डायग्राम वाला हम डेटा फॉलो करेंगे। कुछ डेटा में है इनका पंगा साइज का, सिर्फ माइकोप्लाज्मा का, तो वही हम फॉलो करेंगे जो डायग्राम में लिखा हुआ है। ठीक, वाइल द लेंथ, वाइल बैक्टीरिया कैन बी, स्टैंडर्ड बैक्टीरिया 3 से 5 माइक्रोन का होता है। तो प्लीज ये जो डेटा है ये एज इट इज आपको याद करना है। सीधे मैच द फॉलोइंग में ही इसके सवाल आते हैं। और लार्जेस्ट सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का एग का सेल सबसे बड़ा होता है। मल्टी सेलुलर में अगर बात करें तो आरबीसी का मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डायमीटर 7 का है, जबकि नर्व सेल सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है, राइट। और इनके शेप भी बहुत ज्यादा वेरिएबल है, कहीं आप डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, कोई सा भी शेप आप सोचो उस शेप का हो सकता है सेल प्रेजेंट हो। ठीक, बताओ क्या यहां तक सबको बात समझ में आ गई? आई जस्ट होप किसी को यहां तक समझने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर ऐसा है तो अब हम आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट लिख दो, shape of the cell decide the function they perform, decides, shape of the cell decides the function they perform। अब इसका क्या भाई मतलब हुआ? देखो, हम बात करते हैं जैसा सेल का शेप होएगा उसी के हिसाब से उसको फंक्शन असाइन किया गया होगा। अपन ने एक लाइन पढ़ी ना कि सेल डिफर ग्रेटली इन शेप, साइज एंड फंक्शन। तो साइज और फंक्शन और शेप आपस में कोरिलेटेड है, यानी जैसा सेल का शेप होएगा उसी के हिसाब से उसका काम होएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमन आरबीसी कैसी होती है? बाइकॉनकेव डिस्क लाइक होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। क्यों? क्योंकि इसका क्या काम है? इसका काम है ट्रांसपोर्ट कराना ऑक्सीजन को। इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ के ट्रांसपोर्ट कराता है। अब एक आरबीसी क्या चाहेगी? जितना हो सके एक बारी में मैं उतना ऑक्सीजन कैरी करा के ट्रांसपोर्ट करा ले जाऊं। तो बेस्ट शेप क्या होता है? स्फेरिकल होता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप विल हेल्प मोर एंड मोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड। यही अगर बेटा लंबे लंबे होते है ना, या ट्राइंगल शेप के होते या डब्बे शेप के होते तो इनका सरफेस एरिया कम एक्सपोज्ड होता इसके कंपैरिजन में, तो ये कम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करवा पाते और फंक्शन अच्छे से ना कर पाते। तो अब इनका फंक्शन क्या है? इनका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराना। किसका? ऑक्सीजन का ब्लड में। सो दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। तो ये ऑक्सीजन एक बारी में जितना हो सके उतना कैरी करे, अच्छा है ब्लड के लिए, बॉडी के लिए। इसीलिए इनका शेप डिस्क लाइक होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ना कि ये कोई रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इरेगुलर शेप के होते हैं।
तो इसलिए इनका जो शेप है वो किस पे निर्भर कर रहा है, इनके काम पे। जैसा काम जैसा देश वैसा भेष, जैसा काम वैसा शेप, ताकि काम अच्छे से हो सके, इसलिए ये शेप है। आई मेरी बात समझ में? तो आखिरी लाइन क्या लिखी है, द शेप ऑफ द सेल वेरीज विद द फंक्शन दे परफॉर्म। या ऐसे लिख सकते हो, शेप ऑफ द सेल डिपेंड करेगा या डिसाइड करेगा कि वो सेल काम क्या करेगा। बताओ, क्या एक एक लाइन आपकी मैम ने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी से कवर कर दी? कुछ भी नहीं छूटा है मेरे बच्चों। अगर आप ये लेक्चर लगाओगे तो मैं गारंटी कर रही हूं सारे सवाल हल कर ले जाओगे, कहीं नहीं फंसोगे। क्योंकि ना सिर्फ हम नोट्स पूरे कर रहे हैं, डिटेल में कहने के लिए मैंने क्लास के शुरू में क्या बोला था कि भाई मैं क्रिस्प पढ़ाऊंगी, अब देखो कितना इलैबोरेट भी पढ़ रहे हैं। तो कहेंगे हम कुछ भी, कराएंगे सब कुछ। तो बिल्कुल बस पढ़ते जाओ, जुड़े रहो। आगे चलते हैं, आओ भाई। आई होप सबको यहां तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा, है ना। ओवरव्यू ऑफ द सेल हमारा खत्म हो गया। अब हेडिंग डालते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो अब हमारा एक एक सेल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने बेसिक पॉइंट्स तो प्रोकैरियोटिक सेल के समझ लिए हैं। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं इसके स्ट्रक्चर से, यानी कि बात करते हैं इसकी सेल एनवेलप लेयर की। हमने कुछ ऐसे बनाया ना बैक्टीरिया का सेल। मैंने क्या बोला था कि बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट की एक लेयर है, आउटसाइड लेयर है। लेयर के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे साइटोप्लाज्म कह रहे थे। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने ऐसे एक जेनेटिक मटेरियल बनाया था और राइबोसोम दिखाए थे, कुछ ऐसा ही दिखाया था। तो अब यहां मैं आपको इस लेयर की चर्चा करके बताऊंगी कि बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट की जो लेयर है, जिसे हम सेल एनवेलप कहते हैं, ये किस चीज की बनी है। यस और नो? तो बेटा, बैक्टीरिया की जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर की बनी है। इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, राइट। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, आउटर टू इनर जाते हैं, तो वो तीनों लेयर क्या है? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, और सबसे अंदर इनर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तीनों मिलके all 3 together act as protective unit और ओवरऑल बैक्टीरिया को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देती है। और क्या इनक्लोज करती है? फ्लूइड साइटोप्लाज्म। पर हमको तीनों लेयर एक एक करके इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली भी स्टडी करनी है। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स से। क्या है बेटा ये? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या है ये? सबसे बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर है, जो बेटा 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। अब ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है। सबसे बाहर की लेयर है और आपको काम तो बता ही दिया, प्रोटेक्शन है। पर ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो बिल्कुल ही जेली लाइक स्मूथ, या तो जेली लाइक हो सकती है यानी कि स्मूथ हो सकती है। तब इस ग्लाइकोकैलिक्स को बेटा कहते हैं स्लाइम लेयर। या हो सकता है ये ग्लाइकोकैलिक्स बिल्कुल थिक, टफ, रेजिस्टेंट लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे फिर कैप्सूल। या हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ थिक, टफ, रेजिस्टेंट लेयर, तब इसे क्या कहेंगे? कैप्सूल। बताओ, क्या इतना सबको समझ में आ गया है? चलो, इतना पहले अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे। अरे कहाँ गया भाई?
इतने बीच में खाली पन्ने छोड़ दिए मैंने हैं। आओ, तो सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस, हम प्रोकैरियोटिक सेल को स्टडी कर रहे हैं। देखो भाई, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope. क्यों कॉम्प्लेक्स? 3 लेयर की बनी है ना, सिंगल तो नहीं है। It is made up of tightly bound 3 layered structure. बाहर से अगर चालू करें ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय सेल वॉल, और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक, अब ऑल्दो हर लेयर का अपना कुछ काम है, पर टुगेदर दे एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। सबका अपना अपना काम है, अभी मैं आपको वो भी सिखाऊंगी, पर ओवरऑल तीनों अगर साथ में लेंगे तो प्रोटेक्शन का काम करेंगी। अब आगे इसी सेल एनवेलप के नेचर पे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेल एनवेलप, बैक्टीरिया को फर्दर बेटा हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अभी इस पे मैं आपको और डिटेल्ड चर्चा करके बताऊंगी कि क्या है ये ग्राम पॉजिटिव, कैसे सेल एनवेलप के बेसिस पे हमने ये कैटेगरी बनाई। पर उससे पहले मैंने क्या आपको बता दिया, ये और देख लो। ग्लाइकोकैलिक्स बेटा अलग अलग कॉम्पोजिशन और अलग अलग थिकनेस की होती है। जैसे मान लो स्लाइम जेली लाइक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लूज शीट के फॉर्म में है तो स्लाइम लेयर कहेंगे। यही अगर ये मोटी है, टफ है, रेजिस्टेंट है, तो इसे बेटा हम कैप्सूल कहेंगे। इतना समझ में आ गया? स्लाइम लेयर और कैप्सूल। अभी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव अभी मुझे आपको बताना बचा है। अब इससे पहले नेक्स्ट लेयर पे आ जाते हैं, विच इज सेल वॉल। आओ भाई, तो अगली हमारी हेडिंग क्या होगी, सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, मिडिल लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे प्रेजेंट है। बेटा वैसे तो इसका काम प्रोटेक्शन देना है, पर प्रोटेक्शन के अलावा ये डेड लेयर है। कैसी लेयर होती है, डेड लेयर है। तो प्रोटेक्शन तो दे ही रही है, पर इसके अलावा बेटा ये सेल को स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सेल को बर्स्ट होने से बचाती है, शेप सेल का मेंटेन करके रखती है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल, ताकि वो बर्स्ट ना करे, अवॉइड बर्स्टिंग, फटता नहीं है सेल इसकी प्रेजेंस की वजह से। और इसके अलावा बेटा सेल का शेप भी मेंटेन करके रखती है। तो देखो सेल वॉल के कितने इंपॉर्टेंट काम है, कितने सारे काम है, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, बर्स्टिंग रोकना, शेप रोकना, शेप मेंटेन करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। सारे काम है पर ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर सेल फट ही गया तो फिर तो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, प्रोटेक्शन किसी का कोई रोल रहेगा ही नहीं। आई बात समझ में सबको? ये वाला पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया? ठीक, अब बात आती है यहां पे सेल वॉल बनी किस केमिकल की है, राइट? तो सेल वॉल बेटा एक स्पेशल सब्सटेंस की बनी हुई होती है। जरा प्लीज इस पे ध्यान दो। ये बनी हुई होती है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल की, जिसे हम कॉमन भाषा में बेटा म्यूरिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कॉमन भाषा में? म्यूरिन कहते हैं। अब पेप्टिडोग्लाइकन का क्या मतलब है मैम, थोड़ा और खुल के बता दो। पेप्टाइड बेटा जो वर्ड है ये प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड के लिए इस्तेमाल किया है। ग्लाइकन, ग्लाइकोस, ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, शुगर, यानी कि पॉलीसैकेराइड के लिए इस्तेमाल किया गया है, शुगर के लिए। तो हमारी जो बैक्टीरिया की यानी कि जो प्रोकैरियोट की बेटा सेल वॉल है वो किसकी बनी है? अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड और शुगर की बनी है। और इसके लिए कॉमन वर्ड क्या इस्तेमाल किया है जो आपसे क्वेश्चन में आएगा? पेप्टिडोग्लाइकन। इसके लिए दूसरा शब्द क्या इस्तेमाल किया है जो भी आपसे क्वेश्चन में आएगा? म्यूरिन। ठीक, नेचर कैसा है? डेड है।
काम क्या है, लोकेशन क्या है। बताओ क्या सबको ये क्लियर हो गया? 100%। वेरी गुड। अब बात करते हैं सबसे अंदर की लेयर की, इनर मोस्ट लेयर, जो कि क्या है, सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की सतह है। कैसी है, लिविंग। सेल वॉल तो डेड थी, पर ये कैसी है, लिविंग नेचर की। ये बेटा सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। कैसी होती है ये, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि लिमिटेड सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर या बाहर जाने को अलाउ करती है। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ओनली सिलेक्टेड कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर बाहर कर सकते हैं। ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक, सेल मेम्ब्रेन बेटा फंक्शन प्रोटेक्शन तो दे ही रही है, आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट को भी रेगुलेट कर रही है, पर इसके अलावा ये कई सारे मॉडिफिकेशंस भी दिखाती है। क्या दिखाती है ये, कई सारे मॉडिफिकेशंस भी बेटा सेल मेम्ब्रेन दिखाती है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ठीक, अब इसके क्या क्या मॉडिफिकेशन है, क्या क्या ये बदलाव करेगी, ये हम आज चर्चा नहीं करेंगे। आज पहला दिन है लेक्चर का, तो जितना पढ़ा दिया उतना बहुत है आपके लिए। इसके आगे सेल मेम्ब्रेन की मॉडिफिकेशन की चर्चा, कैसे हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बनाया, उस पे चर्चा, और आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं तक रखूंगी। पहले दिन आपको ओवरलोड नहीं करूंगी, धीरे धीरे आपकी आदत जब हो जाएगी तो फिर हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएं, स्पीड इन द सेंस की एक लेक्चर का कंटेंट की लेंथ भी बढ़ाएंगे, पर धीरे धीरे, हमें जल्दी नहीं है और अभी कर सकते हैं, समय है। क्रिसमस आ रहा है ना, क्रिसमस के बाद 2 दिन अभी तुमको बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चलेंगे, यूज टू हो जाओ मैम से और लेक्चर से, फिर अपनी मर्जी के मालिक हैं, फिर तो जैसे चाहो वैसे करो। अब देखो जितना पढ़ा दिया है, एक बार जरा इसको टेक्स्ट बुक से भी देख लो, ताकि यहां तक का कंटेंट डन हो जाए। द सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल को फटने से भी बचाता है, बता दिया। फिर आओ सबसे अंदर की लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की है, लिविंग है। करेक्ट। अब इसके आगे की चर्चा और इसके जो और भी पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको इसके अगले लेक्चर में बताऊंगी। आज बस यहाँ तक, फर्दर ये जो सारा डिस्कशन है, ऑल दीज थिंग्स वी विल डू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और वगैरह वगैरह, एवरीथिंग विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारा मैं लाई तो थी सोच के कि पढ़ाऊंगी, पर फिर बीच में मुझे लगा कि कोई नहीं, अगले लेक्चर में भी कर सकते हैं। पहला दिन है, ऐसा ना लगे कि मैम तो बस आई और रेलगाड़ी भगा रही है ना, तो रेलगाड़ी भगेगी सच बताऊं, पर अभी नहीं, समय के साथ पहले थोड़ा यूज टू हो जाओ। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो बस आज के लिए यहीं तक रखेंगे, और अब जो क्वेश्चंस है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास से, जब और कंटेंट हमारा कवर अप हो जाएगा, वहां से करना शुरू करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपका सिंपल सा होमवर्क होगा कि जो आपको पढ़ाया गया है उसके आप जो नोट्स हैं प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, प्लस एनसीईआरटी अपन ने क्लास में तो कर लिए जैसा आपने देखा, पर एक बार आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, और आपके पास जो मॉड्यूल है आपको एज डीपीपी मिलेगी, आप उस डीपीपी को भी सॉल्व करेंगे। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई जस्ट होप सभी बच्चों ने ये पहला लेक्चर बखूबी इंजॉय किया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज प्लीज अपने कमेंट जरूर रखिएगा, ताकि पता चले क्या इंप्रूवमेंट है, कैसा आपको लग रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं।
पर मैं एक प्रॉमिस आपसे जरूर करूंगी कि इस बैच के साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलेंगे हर टीचर के साथ, तो डेफिनेटली आपका जो नीट का सफर है ये बेहद आसान हो जाएगा। और आई जस्ट होप सबको अपने अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।